मेरी आंख खुली तो मैं फ्लोर पर लेटा था। मेरी पीठ ठंडे मेटल से चिपकी थी और ऊपर वाइट इमरजेंसी लाइट्स फ्लिक और कर रही थी। वो सन्नाटा सुकून वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की दुनिया का वजूद ही खत्म हो गया हो। मेरा सर उम्मीद से ज्यादा जल्दी साफ हो गया। मतलब जिसने मुझे बेहोश किया था वो कोई केमिकल नहीं था, बस ऊपर जो कुछ भी हुआ था उसके इम्पैक्ट की वजह से मैं गिर गया था। मैं उठकर बैठा और पूरा सीन देखा। एक मेटेलिक हॉलवे में 50 लड़कियां फंसी हुई थीं। उस 30 मीटर लंबे कॉरिडोर की दीवारों पर एम्बर लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं और दोनों तरफ भारी दरवाजे बंद थे। कुछ लड़कियां अभी भी गिरी हुई थीं, पर बाकी सब बड़े ही ठंडे और कैलकुलेटेड तरीके से मूव कर रही थी। सबसे फास्ट वाली लड़की लंबी थी, जिसके बाल डार्क थे और जॉ लाइन ऐसी थी जैसे वो इसी नाइटमेयर के लिए पैदा हुई हो। उसने डोर तक पहुंचकर पैनल पर जोर से मुक्का मारा, पर कुछ नहीं हुआ। उसने पलटकर पूरे कमरे को स्कैन किया ताकि फैसला कर सके कि कौन उसके काम का है और कौन डेड वेट। उसकी नजर मुझ पर आधे सेकंड के लिए रुकी और फिर उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे इनविजिबल रहने की आदत थी। अगले 10 मिनट सिर्फ केओस नहीं थे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बुरे थे। वो एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड पैनिक था। उस लंबी लड़की ने, जिसे सब एजेंट बुला रहे थे, ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए बिना किसी की मर्जी जाने। 2 और लड़कियां कोने में बैठकर विस्परिंग कर रही थी और जिंदा बचने का कंफर्म होने से पहले ही अलायंसेस बना रही थी। एक छोटे बालों वाली लड़की फ्लोर के बीच में बैठी बिना किसी वजह के हंस रही थी। तभी मैंने टेक्निकल पैनल के पास पहला रियल प्रॉब्लम वाला साइन देखा। एक छोटी लड़की बिल्कुल थमी हुई खड़ी थी और वायर्स को ऐसे घूर रही थी जैसे वो सब कुछ पहले ही समझ चुकी हो। मैं दीवार से लगकर खड़ा रहा और देखा कि कैसे 11 मिनट मार्क पर इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। वहां कोई आवाज नहीं आई, बल्कि हॉलवे के दोनों साइड के पैनल्स पर एक टेक्स्ट मैसेज फ्लिक ईयर करने लगा। ब्लैक बैकग्राउंड पर व्हाइट टेक्स्ट जो बिल्कुल क्लिनिकल और ठंडा था कि प्राइमरी पावर और मेडिकल मॉड्यूल्स लॉक हैं। हाइड्रोपोनिक यूनिट्स काम नहीं कर रही हैं और रिजर्व स्टोरेज खाली है। रैशन डिस्ट्रीब्यूशन मोड कंडीशनल है और अनलॉक कंडीशन है। मिनिमम ग्रुप फैमिली कोएफिशिएंट 40% होना चाहिए। फैमिली कोएफिशिएंट, किसी ने धीरे से पूछा कि आखिर इसका मतलब क्या है। किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। एजिन ने 3 सेकंड तक पैनल को देखा और फिर अनाउंस किया कि इसका मतलब है वो हमें सबमिसिव बनाना चाहते हैं। उसने इतने कॉन्फिडेंस से कहा जैसे उसे यकीन दिलाना हो कि सारे आंसर्स उसी के पास हैं। एरी, जो लड़की हंस रही थी, वो अचानक बिल्कुल साइलेंट हो गई। तभी मेरे सामने इंटरफेस दिखा, दीवार पर नहीं बल्कि सीधा मेरी आंखों के सामने विजन में। एक ट्रांसपेरेंट ओवरले मेरे फोकस पर रिस्पॉन्ड कर रहा था, जो मेरे और पूरे कमरे के बीच फ्लोट हो रहा था। शेल्टर फैमिली लिंक सिस्टम, एक्टिवेटेड कोऑर्डिनेटर, असाइंड ग्रुप स्टेटस, डिस्पर्स्ड क्राउड। फैमिली कोएफिशिएंट 7%, ट्रस्ट क्रिटिकली लो और स्टेबिलिटी अनस्टेबल थी। पार्टिसिपेशन 12% और रेशनिंग मोड स्टारवेशन मिनिमम पर था। मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया था कि हर एक लड़की के लिए डेटा कार्ड्स लोड होने लगे। नेम, पोटेंशियल सेक्टर, लॉयल्टी इंडेक्स, ट्रस्ट लेवल, फियर पैरामीटर्स, हिडन फैक्टर्स और ग्रोथ ट्रिगर्स सब दिख रहा था। यह वो डेटा था जो देखने का मुझे कोई हक नहीं था और ना ही मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता था। यंग जिन मेडिकल सेक्टर, पोटेंशियल ग्रुप लॉयल्टी 64, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेटर 23, रिजेक्शन का डर, हाई हिडन फैक्टर, सेल्फ सैक्रिफाइस टेंडेंसी और जिम्मेदारी लेने से बचना। ग्रोथ ट्रिगर, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में पहला सक्सेसफुल इंटरवेंशन करना। एज इन पोटेंशियल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन पावर, ड्राइव हाई कॉन्फ्लिक्ट इंडेक्स, हाई कंट्रोल के लिए बिट्रेयल का रिस्क, 51% इमोशनल ट्रिगर, कमजोर लोगों के साथ गिने जाना। मैंने हर एक डिटेल को अच्छे से समझ लिया। हिडन फैक्टर, उसकी रिजिडिटी के पीछे अपनी लाइफ का कंट्रोल खोने का एक गहरा डर छुपा था। सोना टेक्निकल सेक्टर, पोटेंशियल सोशल एंगेजमेंट, लो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस हाई। हिडन फैक्टर, सही कंडीशंस मिलने पर वो किसी भी क्राइसिस में सबसे रिलायबल पर्सन बन सकती है। मैं दीवार से लगकर खड़ा रहा और कार्ड्स पढ़ता रहा, जबकि बाकी सब फैमिली कोएफिशिएंट पर बहस कर रहे थे। वो डिबेट कर रहे थे कि क्या सिस्टम सच में 50 लोगों को भूखा मार देगा और क्या एजेंट के पास लीड करने की अथॉरिटी है। उसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी, पर किसी ने उसे रोका भी नहीं। सिस्टम नोटिफिकेशन कोऑर्डिनेटर आइडेंटिफाइड, अगले 6 घंटे में रोल असाइनमेंट रिकमेंडेड है। करंट ग्रुप ट्रेजेक्टरी फ्रेगमेंटेशन और 24 घंटे में कोएफिशिएंट 4% हो जाएगा। 4% मतलब 7% से भी नीचे गिर जाएगा। मैंने पूरे कमरे को स्कैन किया। एजेंट कोने में एक सर्कल बना रही थी, उन लोगों का जो फिजिकली फिट थे और जो सबसे पहले उठे थे। यूरी पहले से ही वहां थी, मतलब उसने कैलकुलेशन जल्दी कर ली थी। सोना, जो पैनल के पास वाली शांत लड़की थी, वो हिली तक नहीं। मैं बस शांति से इनविजिबल होकर सब देखता रहा।
एजिन किसी ऐसे के पास घुटनों के बल बैठी थी जिसे सर पर चोट लगी थी। उसने बिना कहे बड़े ही स्टेडी हाथों से वुंड चेक किया। उसे नहीं पता था कि वो वही कर रही थी जो उसके कार्ड ने प्रिडिक्ट किया था। 3 घंटे बाद पहला रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इमरजेंसी मिनिमम सिस्टम ने हर इंसान के लिए बस एक वक्त के छोटे खाने जितना रेशन रिलीज किया, जो मुश्किल से काफी था। ना कोई सेरेमोनी, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस दीवार का एक हैच खुला और ठीक 50 सील्ड पोर्शन सामने आ गए। मैं पीछे रहकर देखता रहा कि लोग उसे कैसे ले रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने अपना एक पोर्शन लिया और पीछे हट गए। फिर वहां मिंग हुई थी, जिसे उसके कार्ड ने तुरंत फ्लैग कर दिया। रिसोर्स एंजाइटी हाई और इम्पल्स कंट्रोल लो था उसका। उसने बिल्कुल पहले वाले की तरह ही एक सेकंड पोर्शन भी चुरा लिया। हैच बंद होने से पहले ही सिस्टम ने इसे लॉक कर लिया। रिसोर्स थेफ्ट, फैमिली कोएफिशिएंट 3% और ट्रस्ट इंडेक्स 5% पर आ गया। अगले डिस्ट्रीब्यूशन में 15% की कमी कर दी गई। पैनल पर रियल टाइम में वो रिडक्शन अपडेट हो गया। दीवार के पास खड़ी 3 लड़कियों ने नंबर्स गिरते देखे और एक दूसरे को परेशानी में देखने लगीं। उन्होंने नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, बस उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गलत है, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि इसकी वजह क्या थी। सवाल यह था कि क्या मुझे बोलना चाहिए या नहीं। सिस्टम मैसेज आया कि कोऑर्डिनेटर इंटरवेंशन रिकमेंडेड है। कोएफिशिएंट मैकेनिक्स की ट्रांसपेरेंसी का हाई इंपैक्ट होगा, पर डोमिनेंट पर्सनैलिटीज को डायरेक्ट चैलेंज करने का रिस्क भी बहुत ज्यादा था। फ्रैगमेंटेशन को इरिवर्सिबल होने से पहले रोल्स असाइन करने के लिए सिर्फ 6 घंटे बचे थे। मैंने एजिन के कोने की तरफ देखा। वो अपने इनर सर्कल से धीरे धीरे बातें कर रही थी। उसकी आंखें पूरे कमरे को ऐसे स्कैन कर रही थीं जैसे कोई कमांडर जंग का मैदान देख रहा हो। मैं दीवार से हटा और चलते हुए कमरे के बीच में पहुंच गया। मैंने कहा कि कोएफिशिएंट इसलिए गिरा क्योंकि किसी ने 2 पोर्शंस लिए हैं और हमारा अगला खाना इसी वजह से 15% कम हो गया है। यह सिस्टम ऐसे ही काम करता है। जो हम करेंगे उसका असर हम सब पर पड़ेगा। पूरे कमरे ने पहले मुझे देखा और फिर मिंग हुई को, जिसने अपनी आंखें नीचे फ्लोर पर टिका रखी थी। फैमिली कोएफिशिएंट 2% बढ़ गया। इवेंट वॉलंटरी ट्रांसपेरेंसी से कोऑर्डिनेटर ट्रस्ट 8% बढ़ गया। ये काफी नहीं था, दूर दूर तक नहीं, पर इस ग्रुप ने पहली बार कोई ऑनेस्ट नंबर प्रोड्यूस किया था। पहला साइकिल शुरू होते ही मैं बोलता रहा। हालांकि रोल्स असाइन करने में 4 घंटे लगे और मेरी काफी एनर्जी खर्च हुई। कार्ड्स इतने एक्यूरेट थे कि मैं लोगों की स्किल्स को उनके फंक्शन से इतने प्रिसीजन से मैच कर पाया जो मैं लीगली नहीं समझा सकता था। प्रॉब्लम यह थी कि बिना किसी विजिबल रीजन के इतने प्रिसाइज असाइनमेंट्स उन्हें टोटल फेवरेटिज्म लग रहे थे। जीमिन इन्फर्मरी गई। उसने अपने हाथ देखे और फिर मेरी तरफ मुड़कर पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला मेरे पास मेडिकल ट्रेनिंग है। मैंने बस इतना जवाब दिया कि तुम पहली इंसान थी जिसने बिना पूछे किसी की चोट चेक की थी। यह सच था, पर पूरा सच नहीं था। उसने बात मान ली और उसका कार्ड अपडेट हुआ। कोऑर्डिनेटर ट्रस्ट +6। मैंने सोना को टेक्निकल सेक्टर में भेज दिया। उसने पूछा तक नहीं कि मुझे कैसे पता वो वहां के लिए सही है। उसने अपना भारी टूल्स का बैग उठाया और बिना कुछ कहे सीधा कंट्रोल पैनल की तरफ चला गया। उसका सोशल स्कोर किसी वजह से ही लो था। वो बातों से नहीं बल्कि अपने काम से कम्युनिकेट करता था। फिर आई एजिन सिक्योरिटी के लिए एक पार्टनर के साथ और असली मुसीबत वहीं से शुरू हुई। मैंने चेओन को उसका कोलीड बनाया क्योंकि उसका दिमाग ठंडा था और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकती थी, जो एजिन का परफेक्ट काउंटर था। एजिन ने दोनों को 3 सेकंड तक देखा और फिर गुस्से में कहा कि मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। मैंने उससे कहा कि सिक्योरिटी रोटेशन 6 जोन्स कवर करता है और एक के मुकाबले 2 लोग ज्यादा एफिशिएंट होंगे। सब देख रहे थे और एजिन के लिए वही मेन बात थी। काम नहीं, बल्कि यह कि मैंने उसे सबके सामने चैलेंज किया था। उसका कार्ड स्पाइक हुआ, कॉन्फ्लिक्ट इंडेक्स हाई और इमोशनल ट्रिगर एक्टिव। उसने चेओन को लिया और बिना पीछे देखे चली गई। सिस्टम नोटिफिकेशन एफिशिएंसी 20 बढ़ी, टेंशन मॉडरेट और 72 आवर्स में एजेंट द्वारा इंटरनल कू का रिस्क 64 था। मैंने उस 6 स्टोर को दिमाग में रखा और आगे बढ़ा। मिंग हुई को रेशंस डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया। वो डर गई। उसे लगा कि यह उसकी चोरी की सजा है, इसलिए मैंने उसे 3 सेकंड तक पसीने छूटने दिए। फिर मैंने उससे कहा कि सब तुम्हें जानते हैं तो कोई तुम्हारे मुंह पर तुम्हें बेईमान कहने की हिम्मत नहीं करेगा। उसका कार्ड अपडेट हुआ, ईगो कमिटमेंट एक्टिव और मोटिवेशन हाई। उसने अगले कई हफ्तों तक सबसे साफ डिस्ट्रीब्यूशन चलाई। रात होने तक हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, फंक्शनल तो नहीं पर थियोरेटिकली पेपर पर अच्छा लग रहा था। रियलिटी का झटका। अगली सुबह लगा फैमिली कोएफिशिएंट 11, पार्टिसिपेशन 34 और कोऑर्डिनेटर ट्रस्ट 31 था। सिस्टम रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी। फंक्शन कंप्लायंस पार्शियल और 3 एम्प्लॉइज अपने सेक्टर से गायब थे।
सिस्टम ने सेक्टर बी में एक हिडन रिसोर्स स्टैश दिखाया जिसका ओनर अननोन था। कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनने से पहले ही ये प्लान कर चुका था, पर मैंने अभी ये बात किसी को नहीं बताई। मैं खुद सेक्टर बी गया और एक वेंट पैनल के पीछे स्पेयर शर्ट में लिपटा हुआ वो स्टैश ढूंढ निकाला। ये मिंगहुई की तरह कोई अचानक ली गई चीज नहीं थी, बल्कि ये काफी सोचा समझा प्लान लग रहा था। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और सेंसर फ्लैग लगा दिया कि कैश मिल गया है, पर अभी जब्त नहीं किया गया है। सिस्टम ने पहली बार मेरे इस फैसले को अप्रूव किया। ऐसा लगा जैसे इंटरफेस और मैं साथ काम कर रहे हो। वो 3 गायब एम्प्लॉइज लंच पर तो आए, पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, जिसमें से 2 ए जिनके सर्कल के थे। तीसरी रीना नाम की लड़की थी, जिसके कार्ड पर लॉयल्टी 44 स्ट्रेस हाई और पियर अटैचमेंट हाई दिख रहा था। वो बगावत नहीं कर रही थी, वो बस उनके पीछे चलती थी जो उसे सेफ फील कराए। और वो लोग स्केड्यूल नहीं मान रहे थे। एजिन ने उनसे काम छोड़ने को नहीं कहा था, पर उसे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसने अपने सर्कल को बस ऐसा फील कराया कि उन्हें इस बिना चुने हुए लीडर की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि कोहीजन क्राइसिस बन रहा है। एजिन के ग्रुप के 8 मेंबर्स एक अलग ही रास्ता पकड़ रहे हैं। इनके पक्का होने से पहले मुझे एक हार्ड रीसेट की जरूरत थी। तभी 1900 आवर्स पर वाटर रिसाइकलर ने एरर कोड दिया। अगर वो फेल हो जाता तो रिसाइकलर बंद हो जाता, जिसे ठीक करने के लिए वो टूल्स चाहिए थे जो हमें मिले नहीं थे। बिना रिसाइकलर के हमारे पास इमरजेंसी रिजर्व के अलावा पीने का पानी बिल्कुल नहीं बचता, और आज के कंजम्पशन के हिसाब से वो इमरजेंसी रिजर्व सिर्फ 48 आवर्स तक ही चल पाता। सोना ने 11 मिनट में ब्रेकडाउन पकड़ लिया और सीधा मेरे पास आई ना कि एजिन या बाकी ग्रुप के पास। उसने बिना एक शब्द कहे अपने हैंडहेल्ड डिवाइस पर मुझे सारी रीडिंग्स दिखाई। इस रिपेयर के लिए 2 लोगों की जरूरत थी। एक को मेन लाइन पर प्रेशर बनाए रखना था और दूसरे को वाल्व रीसेट करना था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं प्रेशर होल्ड कर सकता हूं, और मैंने तुरंत लाइन पकड़ ली। उसने 4 मिनट में वाल्व रीसेट कर दिया और रिसाइकलर अब पहले की तरह स्टेबलाइज हो गया था। जब हम टेक्निकल कॉरिडोर से बाहर निकले तब तक सिस्टम ने इस कोलैबोरेटिव रिपेयर को लॉक कर लिया था। इसका रिजल्ट ये निकला कि एक बड़ा फेलियर टल गया और फैमिली को एफिशिएंट 4 बढ़ गया, सिर्फ एक पाइप ठीक करने से। फिर दूसरा नोटिफिकेशन आया कि ग्रुप के 0 मेंबर्स को इसकी खबर है, जिसका पोटेंशियल इंपैक्ट अभी अनरियलाइज्ड है। रिकमेंडेशन ये थी कि इस रिजल्ट को सबके सामने लाया जाए। हालांकि मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं था। सोना ने भी नहीं सोचा था। वो तो कब की पैनल पर वापस जाकर अगले फेलियर को डायग्नोज करने में लग गई थी। मैं डिनर के वक्त मेन हॉल गया और सबको बताया कि क्या हुआ था और कैसे सोना ने सब ठीक किया। मैंने उन्हें रॉ नंबर्स बताए कि सिर्फ 48 आवर्स का पानी बचा था और 11 मिनट में डायग्नोसिस और रिपेयर हुआ। सारा कमरा सोना को घूर रहा था और वो ऐसे फ्लोर को देख रही थी जैसे कहीं गायब होना चाहती हो। फैमिली कोएफिशिएंट 3 बढ़ा और सोना का ट्रस्ट इंडेक्स 14 बढ़ गया। एक ही दिन में कोएफिशिएंट 7 ऊपर गया। वो हिडन कैश उस रात सेक्टर डी में दिखा, मतलब ओनर ने मेरे टैग करने के बाद उसे मूव कर दिया था। सिस्टम अलर्ट आया कि रिसोर्स कैश मूव हुआ है और ओनर जुरी है जो धीरे धीरे चीजें जमा कर रहा है। उसका कार्ड बता रहा था कि वो काफी चालाक है। लॉयल्टी 52 है, पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे ऊपर है। वो मैनिपुलेट करता है। वो किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपनी सिक्योरिटी के लिए चोरी कर रहा था। उसे एक प्राइवेट रिजर्व चाहिए था, क्योंकि उसे सिस्टम पर भरोसा नहीं था कि मुश्किल वक्त में उसे खाना मिलेगा। उसकी सोच रैशनल थी, पर इस वक्त ग्रुप को जो सीखना था ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रहा था। मैं जूरी से अकेले में बात कर सकता था, पर सिस्टम ने सिर्फ 71 कंप्लायंस का ही प्रोजेक्शन दिखाया। सबके सामने कॉन्फ्रंट करने पर 88 सक्सेस रेट था, पर इससे वो एंटी कोऑर्डिनेटर सेंटिमेंट का नेता बन सकता था, या फिर मैं उसे यूज कर सकता था। ये तीसरा ऑप्शन सिस्टम के मेन्यू पर भी नहीं था। उस रात मैं जूरी के पास गया और बिना किसी फालतू बात के सीधा उसके बगल में बैठ गया। मैंने धीरे से कहा कि मुझे पता है सेक्टर डी में 6 यूनिट्स हैं, क्योंकि सिस्टम मुझे बता देता है। वो एकदम से हैरान रह गया, पर मैंने बात जारी रखी कि मैं उन्हें लेने नहीं वाला हूं। मैं चाहता हूं कि कल जब रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो तब तुम खुद उन्हें सबके सामने वापस रखो। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। मैंने जवाब दिया कि अभी तुम सिर्फ वो लड़के हो जिसने एक्स्ट्रा लिया, पर अगर तुम खुद वापस करोगे तो तुम वो बन जाओगे जिसने समझा कि ग्रुप को किस चीज की जरूरत है। वो काफी देर तक चुप रहा और फिर बड़बड़ाया कि तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं बस तुम्हें एक बेहतर ऑप्शन दे रहा हूं, अब फैसला तुम्हें खुद करना है। वहां बैठे बैठे सोचने के बीच उसका कार्ड 3 बार अपडेट हुआ। लॉयल्टी 58 पर पहुंच गई और अगली सुबह उसने हर एक यूनिट वापस कर दी। उसने कोई भाषण नहीं दिया, बस उन्हें टेबल पर रखा और वहां से चला गया। ग्रुप ने ये देखा और फैमिली कोएफिशिएंट 5 और बढ़ गया। 7वें दिन तक हम 23 पर पहुंच गए, जो 40 के गोल से दूर था, पर मोमेंटम बदल चुका था।
फूड मॉड्यूल्स अनलॉक करने के लिए कोएफिशिएंट का 40 होना बहुत जरूरी था। 20-30 पर हम अभी भी स्टारवेशन मिनिमम पर थे, जो काम करने के लिए काफी था, पर भूख नहीं मिट रही थी। 8वें दिन की मॉर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन में सिस्टम ने एक नया नोटिफिकेशन दिखाया कि एक क्राइसिस इवेंट होने वाला है। हाइड्रोपोनिक पावर रिले में क्रिटिकल फेलियर होने वाला है, जिसके लिए 4 घंटे बचे हैं। अगर रिपेयर नहीं हुआ तो हाइड्रोपोनिक यूनिट्स हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगी। इस फिक्स के लिए 3 अलग सेक्टर्स में एक साथ काम करने की जरूरत थी। कम से कम 6 लोग चाहिए थे अलग सेक्टर्स से, पर हमारा कोऑपरेशन रेट सिर्फ 14 था। मेरे पास एजिन के ग्रुप को मनाने के लिए सिर्फ 4 घंटे बचे थे। सिस्टम ने एजिन के लिए इमोशनल ट्रिगर का सुझाव दिया, पर मेरा प्लान कुछ अलग था। एक ऐसा हाई प्रेशर सीन जहां कोई अकेला कुछ ना कर सके, वहां बिना ट्रस्ट के भी साथ काम करना पड़ता है। मैंने अपने HUD पर वो 4 घंटे का काउंटडाउन देखा और इंतजार करने का फैसला किया। ठीक 11:40 पर हाइड्रोपोनिक रिले ने काम करना बंद कर दिया। सिस्टम की प्रिडिक्शन के हिसाब से ही 3 सेक्टर्स पर इसका एक साथ असर पड़ा। 3 प्रॉब्लम्स 3 जगह, और उन्हें ठीक करने के लिए 6 लोग पैरेलल में चाहिए थे। मैंने फेलियर का सारा डेटा मेन हॉलवे के पैनल पर लगा दिया, जहां सब उसे देख सकें। मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, बस वो ठंडे नंबर्स दिखा दिए कि तुरंत रिपेयर नहीं हुआ तो सब खत्म। मैं टेक सेक्टर गया और सोना के साथ काम शुरू किया और बाकी सब उन पर छोड़ दिया। एजिन के ग्रुप ने 18 मिनट तक रेजिस्ट किया, जबकि बाकी लोग पैनल के पास जमा हो गए थे। फिर रे नाम की लड़की, जिसके कार्ड पर प्रैक्टिकल होना लिखा था, वो बिना कुछ कहे रिले की तरफ बढ़ गई। एजिन उसे देख रही थी और उसके कार्ड पर अथॉरिटी टेंशन और इमोशनल ट्रिगर स्पाइक हो रहा था। उसके अंदर ग्रुप लॉयल्टी और प्रॉब्लम सॉल्व करने के इंस्टिंक्ट के बीच जंग चल रही थी। 20 मिनट मार्क पर एजिन उसके पीछे गई, पर अपने पूरे ग्रुप के साथ नहीं। सिर्फ चेयॉन उसके साथ गई, क्योंकि उन्होंने साथ में सिक्योरिटी शिफ्ट में काफी वक्त बिताया था। वो सीधा हाइड्रोपोनिक्स बे की तरफ गए, जहां रिले हाउसिंग को ऑपोजिट साइड से 2 लोगों की जरूरत थी। इस रिपेयर के लिए कोऑपरेशन चाहिए था, ना कि दोस्ती, बस फिजिक्स, और वो काउंटडाउन था एजिन ने। पूरे काम को इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया जैसे वो ये बरसों से कर रही हो। सिस्टम अपडेट आया कि इंटर सेक्टर रिपेयर खत्म हुआ, जिसमें 7 लोगों ने 2 घंटे 41 मिनट काम किया। इसका रिजल्ट ये था कि हाइड्रोपोनिक यूनिट्स ठीक हो गई और फैमिली कोएफिशिएंट 11 बढ़ गया। सिर्फ एक रिपेयर से गैलन का जंप और एक नया अनलॉक मिला, जिससे हाइड्रोपोनिक यूनिट 2 एक्टिवेट हो गई। फूड प्रोडक्शन शुरू हो गया और 21वें दिन तक हमारी 18 जरूरत पूरी होने की प्रेडिक्शन आई। मेन हॉलवे का पैनल अपडेट हुआ और सबने एक साथ उसे देखा। किसी ने जश्न नहीं मनाया, क्योंकि अभी तक वैसा माहौल नहीं बना था। लेकिन वो भूख वाली खामोशी अब उम्मीद वाली खामोशी में बदल गई थी, क्योंकि मैथ उनके फेवर में था। किनशिप कोएफिशिएंट 34 था, हम टारगेट से सिर्फ 6 दूर थे, और ये अब तक का हमारा बेस्ट स्कोर था। सुबह 6 बजे सिस्टम ने डेली रिपोर्ट भेजी, जिसमें एक नया अलर्ट था, थ्रेशहोल्ड प्रॉक्सिमिटी। 40 तक पहुंचने में 4 से 7 दिन लगने का अनुमान था, और एक्सेलरेटर इटालियन कोऑपरेशन था। रुकावट हमारा इंटरनल ट्रस्ट डेफिसिट और मेरा ट्रांसपेरेंसी स्कोर था, जो 44 पर था। ये कार्ड्स मुझे ऐसे एडवांटेजेस दे रहे थे जिनका मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। हर सही काम और प्रिडिक्टेड कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा पैटर्न बना रहे थे जिसे ग्रुप ने नोटिस करना शुरू कर दिया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पहले से पता था कि सोना वाटर रिसाइकलर ठीक कर लेगी। मैंने जवाब दिया कि मैंने सोना को टेक सेक्टर इसलिए भेजा क्योंकि वो पहले दिन से टूल्स लेकर घूम रही है। क्या तुम्हें पहले से पता था कि यंग जिन ने मेडिकल ट्रेनिंग ली है? क्या तुम्हें पता था कि मिंजी एक्स्ट्रा रेशंस मांगेगी? मैंने इस बात का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसका कार्ड फ्लैश हुआ कि वो मुझ पर बहुत शक कर रही है और गुस्से में है। उसने कहा कि तुम हमें पढ़ रहे हो। मैंने कहा कि मैं बस लोगों को ध्यान से देखता हूं, पर इतने प्रेसिजन के साथ प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। उसने अपने हाथ बांध लिए और पूछा कि सिस्टम तुम्हें ऐसा क्या दिखा रहा है जो हमें नहीं दिख रहा। सिस्टम ने एक प्रोजेक्शन चलाई जिसके मुताबिक सब बताने से मेरा कोऑर्डिनेटर स्कोर 18 बढ़ सकता था, लेकिन 41 रिस्क था कि हर कोई उस इन्फो को मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए यूज करेगा। बात टालना और भी बुरा होता। मेरा स्कोर 9 गिर जाता और उसका शक हमेशा के लिए खतरा बना रहता। मैंने बताया कि इंडिविजुअल कार्ड्स हैं, स्किल्स, स्ट्रेस लेवल्स और कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी, जो मैं शुरू से देख रहा हूं। तो तुम हमारे फैसले उस डेटा पर ले रहे हो जिसका हमें पता तक नहीं था। मैंने कहा, हाँ। उसके कार्ड पर 5 इमोशनल स्टेट्स बदले और फिर उसने कहा कि मुझे मेरा कार्ड दिखाओ। मैंने उसे सब पढ़कर सुनाया। पावर ड्राइव, कॉन्फ्लिक्ट इंडेक्स, बिट्रेयल, रिस्क, इमोशनल ट्रिगर्स, सब कुछ। उसने बिना टोके
सब सुना और खत्म होने पर एक गहरी खामोशी में डूब गई। वो धीरे से बड़बड़ाई कि हिडन फैक्टर रिजिडिटी, जो मेरी अपनी लाइफ का कंट्रोल खोने के डर को छुपा रही है, वो मुझसे नहीं बल्कि उस सच को कंफर्म कर रही थी जो उसने कभी नहीं कहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसने कहा कि अगर तुमने सबको उनके कार्ड्स दिखाए तो आधा ग्रुप टूट जाएगा। मैंने कहा, मुझे पता है, पर अगर तुमने छुपाया और उन्हें बाद में पता चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, वो भी पता है। उसने थोड़ा सोचा और कहा कि उन्हें दिखाओ जो इसे झेल सकें और उन्हें बाकी लोगों को बताने दो। ये सिस्टम का सुझाव नहीं था, ना ही ये पूरा डिस्क्लोजर था और ना ही कोई धोखा। ये एक तीसरा रास्ता था जो उसने दिया था, जो ग्रुप को किसी भी एल्गोरिदम से बेहतर समझती थी। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसकी लॉयल्टी 61 से 73 हो गई थी, पर डे 13 को जेलसी क्राइसिस शुरू हो गया। यूनजिन 3 क्रिटिकल केसेस संभाल रही थी, एक इन्फेक्शन, एक फ्रैक्चर और हीवू जिसने खाना छोड़ दिया था। मैंने उस दिन इन्फर्मरी में 4 घंटे बिताए, अगले दिन 3 और फिर 4 और घंटे वहां रहा। ये मेरी मर्जी से नहीं बल्कि जरूरत थी। यूनजिन का ग्रोथ ट्रिगर एक्टिवेट हो रहा था और उसे सपोर्ट चाहिए था। डे 15 को सिस्टम ने क्राइसिस दिखाया कि लोगों को लग रहा था मैं अपना एक प्रेफर्ड इनर सर्कल बना रहा हूं। ग्रुप को लगा कि सिर्फ कुछ लोगों की मुंह तक पहुंच है, जिससे पैसिव एग्रेशन बढ़ा और सैबोटाज का रिस्क बढ़ा। यूरी ने स्टैश वाले इंसिडेंट के बाद अपनी सोशल इमेज फिर बनाई थी और वो धीरे धीरे लोगों को भड़का रही थी। वो जो देख रही थी वो गलत नहीं था, पर वो उसे अपने हिसाब से सबको बता रही थी। डे 16 को एजिन मेरे पास आई और वार्न किया कि यूरी मेरे खिलाफ एक स्लो कैंपेन चला रही है। मैंने कहा कि यूरी फैक्ट्स में गलत नहीं है, सिर्फ मोटिव्स में, पर मोटिव्स दिखते नहीं, इसलिए मुझे बिहेवियर ठीक करना होगा। एक दिन रोटेशन सिस्टम डिजाइन करने में लगा और 2 दिन उसे इंप्लीमेंट करने में लग गए। अब हर सेक्टर लीडर पूरे ग्रुप के लिए ओपन कंसल्टेशंस करता था और सिर्फ मुझे नहीं, सबको रिपोर्ट देता था। मैंने अपना काम करने का वक्त पब्लिक स्केड्यूल पर हर सेक्टर में बांट दिया। हर एक को 44 मिनट कुछ छुपा नहीं था। ये काफी मैकेनिकल था, पर सिस्टम का रिस्पॉन्स तुरंत आया और इनर सर्कल वाली बात धीरे धीरे खत्म होने लगी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। पहली ओपन कंसल्टेशन में हाना नाम की लड़की ने यूनजिन से पूछा कि किचन अप्लायंस बर्न को कैसे ट्रीट करें। यूनजिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ इतने अच्छे से समझाया जो उसने पहले हफ्ते में नहीं दिखाया था। खत्म होने पर हाना ने कहा कि तुम इसमें सच में बहुत अच्छी हो। यूनजिन को लगा जैसे उसने वो सुन लिया जिसका वो बरसों से वेट कर रही थी। उसका ग्रोथ बूस्ट कार्ड अपडेट हुआ। पहला, सक्सेसफुल पब्लिक इंटरवेंशन, कंप्लीट कॉन्फिडेंस, एक्टिवेटेड लीडरशिप। पोटेंशियल इमर्जिंग कार्ड ने सब सही कहा था, पर उसे सामने होते देखना कार्ड पढ़ने से काफी अलग था। डे 19 को फैमिली को एफिशिएंट 38 था, टारगेट से सिर्फ 2 दूर। फूड मॉड्यूल्स बस 2 दूर थे। तभी सिस्टम ने पहला टेस्ट रन करने का फैसला किया। टेस्ट इवेंट लिमिटेड गुड्स एनहांस्ड आर एशियंस अवेलेबल। 50 में से सिर्फ 10 के लिए 2 घंटे का टाइम पैरामीटर्स, ऑनेस्टी ग्रुप रिस्पॉन्स और शेयर करने की मर्जी। ऑनेस्टी के लिए रिवॉर्ड 8 कोएफिशिएंट और किचन 2। अनलॉक पर झगड़े के लिए 6 की कटौती और हाइड्रोपोनिक्स फ्रीज। मैंने पैनल पर सब डिटेल्स लगा दी। मैंने वैसा ही किया जैसा हाइड्रोपोनिक फेलियर के वक्त किया था। सिर्फ नंबर, स्केड्यूल और पैरामीटर्स, कोई सुझाव नहीं दिया। सिस्टम ग्रुप को ऑब्जर्व करना चाहता था, ना कि मेरी इंस्ट्रक्शंस को। कमरा पहले दिन से भी ज्यादा जल्दी भर गया। एजिन ने पैनल देखा और मेरी तरफ मुड़कर पूछा कि क्या तुम हमें नहीं बताओगे कि इसे कैसे हैंडल करना है। मैंने कहा सिस्टम देखना चाहता है कि ग्रुप क्या करता है। उसने कहा कि 50 लोगों के लिए 10 पोर्शंस झगड़ा करवाने के लिए ही हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। वो ग्रुप की तरफ मुड़ी। मैंने देखा वो नंबर्स कैलकुलेट कर रही थी। पुरानी एज इन 10 लोग चुनती और अपने सर्कल को रिवॉर्ड देती। उसका कार्ड वो लालच साफ दिखा रहा था।
सेल्फ इंटरेस्ट वेक्टर एक्टिव पर। फिर उसने उसे दबा दिया। रेप्यूटेशन के लिए उसने कैलकुलेट कर लिया था कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का उसके स्टेटस पर क्या असर पड़ेगा और सेल्फिश होने की क्या कॉस्ट होगी। मैथमेटिकल रिजल्ट बिल्कुल वही निकला जो सही जवाब था। उसने ग्रुप से कहा कि पहले बीमार लोग एज इन लिस्ट डिसाइड करेगी और जो बहस करेगा वो मुझसे मिलेगा। सबने 4 सेकंड्स में मान लिया। एजिन ने इन्फर्मरी लॉग्स चेक किए और 10 नाम लाए। 3 बीमार, 4 माल न्यूट्रिशन वाले और 3 बच्चे जिन्हें पहले से कोई कमी थी। किसी ने बहस नहीं की। सिस्टम अपडेट आया। ऑनेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिवॉर्ड 8 किचन 2 अनलॉक और टोटल कोएफिशिएंट 46 हो गया। फूड मॉड्यूल्स एक ऐसी आवाज के साथ खुले जो मैंने पहले नहीं सुनी थी। ये कोई अलार्म नहीं था, बल्कि एक गहरी मैकेनिकल सांस जैसा था। माय पैनल पर एक एक करके लाइन आई। फूड मॉड्यूल्स अनलॉक्ड। हाइड्रोपोनिक ऑनलाइन किचन 2 ऑपरेशनल रेशनिंग मोड स्टैंडर्ड प्रोविजन स्टारवेशन नहीं स्टैंडर्ड। इस बार भी कोई चिल्लाकर खुश नहीं हुआ, पर पूरे कमरे में एक सुकून सा फैल गया, जैसे कोई बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ हो। 50 लोग पिछले 19 दिनों से सिर्फ उम्मीद के सहारे टिके हुए थे। हीवू जिसने खाना छोड़ दिया था, वो पहली थी जो रोने लगी। वो फूड मॉड्यूल के पास खामोशी से खड़ी थी और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर आंसू बह रहे थे। सिस्टम ने इसे एक नॉन क्वांटिफाइबल इवेंट की तरह लॉग किया, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस रात मैंने फैमिली रिपोर्ट चेक की। कोएफिशिएंट 46 पार्टिसिपेशन, 78 कोऑर्डिनेटर ट्रस्ट, 61 हमने कर दिखाया था। हम सिर्फ 19 दिनों में एक भीड़ से एक फंक्शनल शेल्टर में बदल गए थे। हमारे पास एक वर्किंग इन्फर्मरी थी, एक एक्टिव टेक डिपार्टमेंट और एक किचन जो सच में खाना बनाता था। और इस सब के नीचे वो कार्ड सिस्टम था जो मुझे उन लोगों के बारे में वो बताता था जो वो खुद नहीं जानते थे। 44 ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का मतलब था आधा ग्रुप अभी भी मुझ पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता था। एजिन को सच पता था और उस एक बात ने उसकी लॉयल्टी 61 से बढ़ाकर 63 कर दी थी। सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि कोऑर्डिनेटर ट्रांसपेरेंसी थ्रेशोल्ड से नीचे है। रिकमेंडेड एक्शन स्ट्रक्चर्ड डिस्क्लोजर। जैसे जैसे कोहिजन बढ़ेगा, उनके मेरी अनोमलीज पकड़ने का रिस्क बढ़ेगा। मेरे पास 72 घंटे बचे थे। मैंने अपने डिजिटल ओवरले में फ्लोट करते 50 कार्ड्स को देखा। उन्होंने अजनबी की तरह शुरू किया था और अब कुछ और बन रहे थे। ना पूरे दोस्त, ना पूरा परिवार, बस कुछ बीच का, जिसे सिस्टम ने फैमिली कोएफिशिएंट नाम दे दिया था, सिर्फ एक नंबर देने के लिए। मेरे पास 3 दिन थे उन्हें वो सब बताने के लिए जो मैं पहले दिन से देख रहा था। इस बीच चौथा अनलॉक लेवल एक दरवाजे के पीछे वेट कर रहा था, जिसे खोलने से मैं 2 बार मना कर चुका था। लेवल 4 ट्रेनिंग रूम, रेजिडेंशियल सेक्टर्स और डेटा आर्काइव। इसके लिए 60 कोएफिशिएंट चाहिए था। हम 46 पर थे। आर्काइव्स देखने के लिए 14 पॉइंट्स चाहिए थे। मैंने टर्मिनल बंद किया और एजिन को ढूंढने निकल गया। सिस्टम या पॉइंट्स के लिए नहीं। उसका दिन मुश्किल था और उसने अच्छे से निभाया। मैंने डे 21 को बिना किसी वार्निंग के ब्रीफिंग रखी। 8 बजे मैंने पैनल पर एक लाइन लिखी कि सबकी मीटिंग है। मेन हॉल में दोपहर 2 बजे। हॉलवे में काफी चहल पहल थी। ऐसी बंद जगह में खबर जल्दी फैलती है। 2 बजे तक 50 के 50 वहां थे और एजिन पीछे से देख रही थी कि भीड़ कैसे रिएक्ट करती है। मैं सामने खड़ा हुआ और उन्हें सब कुछ बता दिया। इंटरफेस कार्ड्स, लॉयल्टी स्टैट्स। मैंने समझाया कि मैं पहले घंटे से इनका यूज कर रहा हूं। मैंने कुछ छुपाया नहीं। मैंने कहा कि मैंने उनकी लाइफ के फैसले उस डेटा पर लिए हैं जिसका उन्हें पता तक नहीं था। मेरे बोलते वक्त कमरे में सन्नाटा था और खत्म होने के बाद भी 1 मिनट तक वैसा ही रहा। मिंजी ने कहा कि तुम्हें पता था मैं एक्स्ट्रा पोर्शन लूंगी क्योंकि कार्ड पर रिसोर्स एंजाइटी थी, फिर भी तुमने लेने दिया। मैंने जवाब दिया कि मैं चाहता था ग्रुप नतीजे खुद देखे, पर उसने इसे बेरहमी कहा। आरी, जिसकी नर्वस हंसी अब जा चुकी थी, उसने क्लासरूम की तरह अपना हाथ उठाया। उसने पूछा कि क्या हम अपने कार्ड्स देख सकते हैं? मैंने कहा जो चाहे देख सकता है। इसके बाद सवालों की बाढ़ आ गई।
ये केओस नहीं था, पर काफी कॉम्प्लिकेटेड माहौल था। वो जोड़ों में आए और मैंने उनके स्टैट्स बताए। कुछ चुप रहे तो कुछ नतीजों से बहस करने लगे। जब सोल ने अपने कॉन्फ्लिक्ट इंडेक्स को चैलेंज किया तो मैंने उसके 19 दिनों के 14 झगड़े गिना दिए। वो चुप हो गई। शूरी ने अपना पूरा कार्ड सुना। लॉयल्टी 52, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डोमिनेंट। फिर वो काफी देर मुझे घूरती रही। उसने पूछा कि क्या मुझे उसके स्टैश का पहले से पता था। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबका भला उसे तुरंत जब्त करने से ज्यादा कीमती था। उसने पूछा और मैंने सर हिला दिया। वो शांत हो गई। फिर उसने माना कि वो भी वही फैसला करती जो उसके लिए बड़ी बात थी। यूरी की लॉयल्टी 64 हो गई, पर बिटना जल्दी बाहर निकल गई। उसका ऑटोनॉमी स्टैट बहुत ज्यादा था। बितना को इस निगरानी से सख्त नफरत थी। वो 3 घंटे बाद वापस आई, पर बताया नहीं कि कहां थी। उसका कंप्लायंस स्कोर 2 दिन गिरा और फिर स्टेबलाइज हुआ। उसने अपने तरीके से इसे समझा, जैसे कार्ड ने कहा था। मीटिंग के बाद 2 नए लोग एजिन के पास आए और कहा कि उन्हें बिना कंसेंट के देखा जाना पसंद नहीं। एजिन ने सुना और पूछा कि क्या वो ऐसा कोऑर्डिनेटर चाहते हैं जो बिना किसी डेटा के फैसले ले। उनके पास कोई जवाब नहीं था। एजिन मेहरबान नहीं थी, वो बस सटीक बात कर रही थी, जो अक्सर एक जैसा ही लगता है। उस रात मेरा ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 44 से 79 पहुंच गया और ग्रुप ट्रस्ट 74 हो गया। सिस्टम सही था। सब कुछ सच बताने की टाइमिंग बिल्कुल सही थी। मैं डर के मारे रुका हुआ था, पर इस भीड़ के रिएक्शन ने मेरी प्लानिंग से ज्यादा काम कर दिया। डे 20 को आखिरकार ट्रेनिंग रूम के दरवाजे खुल ही गए। फैमिली कोएफिशिएंट 60 तब पहुंचा जब अलग सेक्टर्स की 6 लड़कियों ने खुद ही स्लीपिंग एरिया सही किया। लेवल 4 अनलॉक हुआ, जिसमें ट्रेनिंग रूम, रेजिडेंशियल सेक्टर्स और डेटा आर्काइव का एक्सेस मिल गया। ट्रेनिंग रूम पहली ऐसी जगह थी जो सिर्फ जिंदा रहने से कुछ ज्यादा के लिए बनी लग रही थी। वहां ऊंची छतें, रबर फ्लोर्स और दीवारों पर वेट्स और क्लाइंबिंग गियर रखा हुआ था। ये जगह उन लोगों के लिए थी जो यहां खुद को मजबूत रखने के लिए रुकने वाले थे। नए रेजिडेंशियल सेक्टर्स में 12 प्राइवेट रूम्स थे जो सिस्टम ने स्ट्रेस और नींद के बेसिस पर दिए थे। जिन लड़कियों का स्ट्रेस लेवल सबसे ज्यादा था उन्हें पहले मौका मिला और यूनजिन का नाम भी वहां था। उसने एक पल के लिए लिस्ट को देखा और फिर मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसने कहा कि मेरा स्ट्रेस हाई है क्योंकि मैं सिक्योरिटी देखती हूं, और फिर उसने चाबी ले ली। उसने थैंक यू नहीं कहा, पर कार्ड पर असर दिख रहा था। स्ट्रेस 14 पॉइंट्स गिरा और परफॉर्मेंस बढ़ी। डाटा आर्काइव अभी भी एक नई शर्त के पीछे लॉक था। फैमिली कोएफिशिएंट को 75 तक पहुंचना था। अब सिर्फ 14 पॉइंट्स बचे थे उसे खुलने में। मैंने इसे नोट किया और आगे बढ़ गया। आर्काइव के अंदर क्या है, ये सोचने से पहले टारगेट पूरा करना था। डे 26 को पानी के प्लांट के बाद पहला बड़ा फिजिकल क्राइसिस सामने आया। किचन यूनिट 2 के वेंटिलेशन में कार्बन जम गया था। ये एक साइलेंट फेलियर था जो सिर दर्द से पता चला। सोना ने इसे एयर क्वालिटी सेंसर्स की मदद से पकड़ लिया, जिन्हें वो डे 3 से देख रही थी। वो मेरे पास डिमिट्री की तरह रिपोर्ट लेकर आई और मुझे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका काम करने का तरीका साफ और सटीक था, जिसमें उसने रिसोर्स के हिसाब से 3 सॉल्यूशंस दिए थे। ऑप्शन 1 पूरा साफ करना, जिसमें 6 घंटे लगते और किचन बंद हो जाता। ऑप्शन 2 थोड़ी सफाई और फिल्टर बदलना, जिसे 10 दिन बाद फिर से करना पड़ता। ऑप्शन 3 किचन सील करके फ्लो बदल देना जब तक स्पेयर पार्ट्स नहीं आ जाते। मैंने कहा ऑप्शन 1, क्योंकि बाद में इमरजेंसी से बेहतर है कि हम अभी एक दिन खाना ना बनाएं। मैंने पहले 2 घंटे उसके साथ काम किया, जबकि चायांग ने किचन 1 से सब संभाला। दोपहर तक हमने केसिंग निकालकर कार्बन साफ कर दिया था और हमारे हाथ काले हो चुके थे। सोना ने वेंट्स को बड़े सुकून से देखा, जैसे उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता हो। उसने पूछा कि इस रफ्तार से 14 दिन में फिर कार्बन जम जाएगा, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। मैंने उसे कहा कि मिंजी को स्केड्यूल में छोटे कुकिंग साइकिल्स ऐड करने के पैरामीटर्स दे दो। सोना ने मुझसे पूछा कि क्या तुम सिर्फ उन्हीं को काम देते हो जिनका कार्ड उसके लिए फिट बैठता है। मैंने कहा हाँ, ये काम करता है। उसने ये तारीफ में नहीं कहा था, बस ऑब्जर्व किया था। डे 28 को एक छोटा वॉर क्राइसिस हुआ जो उतना ही खतरनाक था जितना सिस्टम ने वॉर्न किया था। 3 अलग झगड़े हुए जो शुरू में मामूली लग रहे थे, पर असली बात कुछ और ही थी।
झगड़ा नंबर 1 शावर का स्केड्यूल था। 2 लड़कियां स्लॉट शेयर करने पर इतना भड़क गई कि उन्होंने गर्म पानी खत्म करके शीट से छेड़छाड़ की। झगड़ा नंबर 2 रेस्ट एरिया में शोर शराबा। 4 लड़कियों का ग्रुप 2 बार जगह बदलने के बाद भी रात में बातें करके सबको जगा रहा था। सुबह की शिफ्ट वालों ने बदला लेना शुरू किया, जिससे झगड़ा नंबर 3 किचन रोटेशन तक पहुंच गया। कोई स्टेशन गंदा छोड़ रहा था और इल्जाम 3 बेगुनाह लोगों पर लग गया, जिससे टेंशन बढ़ गई। सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि स्मॉल वॉर क्राइसिस झगड़े अब दुश्मनी में बदल रहे हैं और कोएफिशिएंट गिर सकता है। मैंने काउंसिल के सामने ये बातें रखी। एजीन, युन, जिन, मिंजी, सोना और कैचन पर कोई सोल्यूशन नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि इसे ठीक करो और उन्हें 44 मिनट लगे। एजीन ने सख्त शावर स्केड्यूल और पेनल्टी बनाई। उसने इसे सिक्योरिटी रोटेशन की तरह बनाया, जो बिल्कुल साफ था और कोई बहाना नहीं छोड़ा। एजीन ने शोर वाले ग्रुप को दूसरी विंग में भेज दिया। उसने पहले से ही ब्लूप्रिंट्स की स्टडी कर ली थी। सोना ने किचन इंस्पेक्शन का प्लान दिया, जहां हर कोई अगले यूजर को स्टेशन चेक करके देगा। ये उंगली उठाने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के लिए था और सिस्टम ने इसे गवर्नेंस की तरह लॉग किया। फैमिली कोएफिशिएंट बढ़ा, काउंसिल अथॉरिटी एक्टिव हुई और मुझ पर डिपेंडेंसी कम हो गई। ये मेरा डे 1 से गोल था कि ग्रुप मेरी दखल अंदाजी के बिना अपनी ताकत पर चले। 48 घंटे बाद सारे झगड़े खत्म दिख रहे थे। डे 31 आया। गिनिया नाम की लड़की ने ऐसी रिक्वेस्ट की जो मैंने सोची नहीं थी। उसने टीचर बनने की बात कही। वो पहले एलिमेंट्री टीचर थी और यहाँ 7 बच्चे थे जिनकी पढ़ाई बंद हो चुकी थी। वो पहले से ही कोने में क्लासेस ले रही थी, पर अब उसे सही स्केड्यूल और जगह चाहिए थी। मैंने उसका कार्ड देखा। उसका मोटिवेशन हाई था, पर एंगेजमेंट कम, क्योंकि मैंने उसे सही रोल नहीं दिया था। मैंने उसे हाइड्रोपोनिक्स में रखा था क्योंकि वो सब्र वाली थी, पर ये उसका पूरा सच नहीं था। मैंने उसकी आइडेंटिटी को इग्नोर किया था, इसलिए मैंने उसे ट्रेनिंग रूम का पिछला हिस्सा दे दिया। 6 घंटे में उसने जगह तैयार कर ली, जहां पुराने डिब्बे कुर्सी बन गए और स्टोरेज से बोर्ड मिल गया। पहले सेशन में 7 बच्चे और 3 बड़े आए और 5 दिन में 11 बड़े आने लगे। सिस्टम अपडेट आया कि एजुकेशन सेक्टर शुरू हो गया, कोएफिशिएंट बढ़ा और जीनिया का पर्पस इंडेक्स भी बढ़ गया। सिस्टम ने मेरी गलती भी नोट की कि मैंने जीनिया का रोल गलत चुना था। मैं डे 1 से गलतियां कर रहा था। कुछ छोटी थी, पर कुछ काफी बड़ी थी। 31 दिनों तक एक इंसान ने कम काम किया क्योंकि मैंने उसके कार्ड को ऊपर से पढ़ा था। उस रात मैंने फिर से सारे 50 कार्ड्स पढ़े ताकि देख सकूं कि कहीं किसी की आइडेंटिटी तो नहीं छूटी। मुझे 6 ऐसे केसेस मिले और अगले 3 दिन उन्हें सुधारने में लग गए। डे 35 को कोएफिशिएंट 71 हो गया। ट्रेनिंग रूम में अब 2 सेशंस होते थे। एजीन दोपहर में फिजिकल और डिफेंस ट्रेनिंग लेती थी। ग्रुप ने इसे इतने उत्साह से अपनाया कि मैं हैरान रह गया जब तक मैंने इस पर गौर नहीं किया। 50 लोग जमीन के नीचे बिना किसी रास्ते के रह रहे थे, तो जाहिर है वो खुद की रक्षा करना चाहेंगे। कार्ड का डेटा हफ्तों से ये दिखा रहा था, पर मैं कोएफिशिएंट के चक्कर में ये देख ही नहीं पाया। एजीन हर सेशन को बहुत सख्ती और सटीक तरीके से चलाती थी, जहां लापरवाही की जगह नहीं थी। पर जो कार्ड मैं अब पढ़ रहा था वो पहले से अलग था। उसका झगड़ा करने वाला नेचर अब सही जगह था। उसका हिडन फैक्टर अपडेट हुआ कि उसका डर अब कंट्रोल में बदल रहा था, जो कि पार्शली रिजॉल्व था। उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकती थी। उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया था, जैसे यूनजिन और सोना ने ढूंढा था। सबने अपना रास्ता पा लिया था। अब ये समझना आसान था कि कब दखल देना है और कब नहीं। डे 37 की सुबह सोना मेरे दरवाजे पर आई। सुबह के 5:30 बजे उसने कहा कि आर्काइव एक्सेस पैनल अब एक्टिव हो चुका है। मैंने चेक किया, फैमिली कोएफिशिएंट 75 था और लेवल 4 डेटा आर्काइव एक्सेस मिल गया था। ये किसी भाषण या सेरेमोनी से नहीं हुआ था, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस था। पिछले 37 दिनों से लोगों ने एक दूसरे पर जो भरोसा दिखाया, उसकी वजह से ये थ्रेशोल्ड पर हो गया। मैं उठा और उसके साथ आर्काइव गया, जो मेरी उम्मीद से काफी छोटा था। वहां एक टर्मिनल था और दीवारों पर डिजिटल और फिजिकल फाइलिंग सिस्टम्स बने हुए थे। टर्मिनल पहले से ही चालू था और हमारा इंतजार कर रहा था, जैसे मेन सिस्टम डे 1 से कर रहा था। लेवल 4 डेटा रिसर्च लॉग्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स, ग्रुप रिजल्ट्स और डिजाइन पैरामीटर्स। वहां सब कुछ था। एक वार्निंग आई
कि कुछ रिकॉर्ड्स में पुराने रहने वाले ग्रुप्स की जानकारी है। सोना ने मेरे पीछे से पैनल पढ़ा और पुराने ग्रुप्स के बारे में सुनकर हैरानी से पूछा कि कितने थे। मैंने इंडेक्स खोला और वहां पुरानी फाइल्स देखी जो मेरी सोच से भी बहुत पुरानी थीं। ग्रुप 1 4 साल पहले आया और 23 दिन रुका। ग्रुप 2 3 साल पहले आया और 61 दिन रुका। नतीजे वहां लिखे थे। ग्रुप 3 2 साल और 11 महीने पहले आया और सिर्फ 14 दिन तक ही टिक सका। मैंने गिना तो हमसे पहले वहां टोटल 9 ग्रुप्स आ चुके थे। ग्रुप 9 से 8 महीने पहले आया था और वो सिर्फ 31 दिनों तक ही रह पाए थे। 8 महीने पहले वाले सिर्फ 31 दिन टिके और हम आज 37th डे पर थे। सोना बिल्कुल शांत खड़ी रही जब मैंने बिना नतीजे देखे इंडेक्स बंद कर दिया। मैंने उससे कहा कि किसी को मत बताना जब तक मैं हर एक डॉक्यूमेंट ना पढ़ लूं। उसने मुझे देखा और समझ गई कि मैं पहले सच जानना चाहता हूं, फिर तय करूंगा कि क्या बताना है।